एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसमें हिंदुओं की बहुत ज़्यादा आबादी है और वहाँ पर कोई किसी तरह के उत्पीड़न की घटनाएं नहीं होती हैं, तो उसमें इस्लामिक टेररिस्ट टाइप की जो एक्टिविटीज राइट एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो अब वो सामने आ रहा है। और जो लोग उसमें आंदोलन में शामिल थे वो भी इसको समझते हैं। रहा सवाल एम्बेसडर हारून अल रशीद का, तो ये मैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो इस तरह की होती है डिक्टेटरशिप की, वो किसी भी हालत में ये सहन नहीं कर सकती थी, और यही वजह है कि वो वहां से कनाडा चले गए। और उनका वहां जाना जो है वो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बांग्लादेश की असलियत को जो है वो सारी दुनिया के सामने वहां से उसको लगातार रखते रहेंगे, और जो बहुत ही जरूरी है। जी। ये एक बहुत बड़ा इसमें रहा है। दूसरा सवाल जो आपने इसमें पूछा हुआ था, जिसमें कि ये उत्पीड़न की घटनाएं होती, ये भी एक संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण है। और इस तरह की उसको अगर आप हाइप कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही है जहां से इसका निकलना मुश्किल होगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। और शायद अब जैसे ट्रंप ने कहा कि हम बांग्लादेश को भारत के ऊपर छोड़ते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, तो भारत को इसमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। ये सिर्फ हिंदुओं का मामला नहीं है, हाँ। ये इसमें तमाम माइनॉरिटीज है, और इसके साथ में हमारे देश से जुड़े हुए इजराइल और अमेरिका, वो किसी एक आतंकवादी को 5,000 किलोमीटर दूर जाके गिरा सकते हैं कि ये हमारे देश के हित के खिलाफ चल रहे हैं, वो सरकारों को करते हैं। तो ये तो बहुत हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बंगाल की खाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं समझता हूं कि अब समय है कि भारत सरकार को सिवाय चिंता व्यक्त करने के इससे भी ज्यादा एक्शन की जरूरत है। बांग्लादेश बिना भारत के रह नहीं सकता है, उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है और इसके अलावा जिस तरह की उनकी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट होते हैं, फिर भी आंख दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम अच्छी तरह से सबक सिखाएं। बिल्कुल। अच्छा, शोएब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह छात्राएं, जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और अब से नहीं पिछले 8-10 दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूनुस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जमातियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो जाने का डर है। और ऐसे में यौन उत्पीड़न का एक आरोपी जेल से छूटता है तो उसका स्वागत किया जाता है फूलों से। मतलब ये तो अजीब है। जो परेशान हैं उनकी सुन नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। देखिए, यूनुस एक इस्लामोफेसिस्ट है, और इसने आपने जो छत्र की बात की, ये पूरे स्टूडेंट्स को बांग्लादेश की भड़काया पहले कि तुम हमारे साथ आंदोलन में आओ, हसीना को हटाओ, सबको नौकरी मिलेगा, सबको खुशहाली मिलेगा, देश बहुत बड़ा प्रॉस्परस हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अभी वही छात्र को महसूस हो गया कि यूनुस ने उसके साथ धोखेबाजी की, और यूनुस खुद पैसा कमा रहे। मैंने इंडिया न्यूज में कल ही कहा कि यूनुस ने 11 प्राइवेट कंपनी बना ली, बिजनेस कर रहा है। उसके जितने आजू बाजू में इस्लामिस्ट जिहादिस्ट और छात्र, ये सब करोड़पति बन गए। अभी इंडिया न्यूज के जरिए एक ब्रेकिंग स्टोरी में आपकी इजाजत लेके शेयर करना चाहता हूँ कि ये इस्लामोफेसिस्ट यूनुस, आपने जो कहा कि एम्बेसडर हारून अल रशीद साहब के पासपोर्ट रिवोक की, इससे भी भयंकर एक षड्यंत्र में अभी है यूनुस। यूनुस ने बंगबंधु के जो किलर्स है उसके साथ आर्मी के एक्सेप्ट लेफ्टिनेंट कर्नल हसीनुर रहमान जो आईएसआई से रिश्ता रखते हैं, और अंसार अल इस्लाम की जो किंग पिन मेजर सेक्ट जियाउल हक, ये स्टेट डिपार्टमेंट के वांटेड है। ये सबको मिला के एक सेल बनाए हैं। शेख हसीना और अवामी लीग के 200 टारगेटेड पर्सन, इंक्लूडिंग मेंबर्स बंगबंधु की फैमिली के मेंबर, जैसे कि दिल्ली में है साइमा वादी पुतुल हसीना की बेटी सजीव वादी, जो ऐसे सबको खून करने के लिए एक सेल बनाए हैं। दिस इज द ब्रेकिंग स्टोरी आई एम रिवीलिंग थ्रू द इंडिया न्यूज, एंड दिस criminal activities will continue not only in Bangladesh, it will continue in Bharat, it will continue in United States. So यूनुस अभी एक इंटरनेशनल टेररिज्म पे कदम बढ़ा दिया, और ये अभी अवामी लीग के लोगों को, मुजीबुर रहमान के फैमिली मेंबर्स को तलाश कर करके खून करवाएगा। दिस इज वेरी डेंजरस। ये अभी एक हिटलर बन गई, इस्लामो फैसिस्ट हिटलर। पहले से ही अलकायदा बिल्कुल। और
जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आपकी बात मुझे लगता है 100% सच भी है। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल दिखाकर फिर मैं विपिन जी के पास चलता हूं। मैं सर्वे के अगला सवाल था कि छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं के आंदोलन का यूनुस सरकार पर क्या कोई असर पड़ेगा। 61% लोगों ने कहा कि हाँ असर पड़ेगा, 35% लोगों ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, 4% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। इस सर्वे के अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं। आखिरी सवाल था मेरा सर्वे का, वो ये था कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में कई जगह होली पर रोक लगाई, ऐसा क्यों किया। 24% लोगों ने कहा कि हिंदुओं से नफरत दिखाता है, 27% लोगों ने कहा कि जो उनका इस्लामिक राष्ट्र का एजेंडा है उसमें ये पार्ट बिल्कुल फिट मुफीद बैठता था इसलिए ऐसा किया। 40% लोगों ने कहा कि जमातियों के इशारे पर, और 9% लोगों ने कहा कि हम इस पर कोई भी जवाब नहीं देंगे। विपिन शर्मा जी हैं इस वक्त मेरे साथ। विपिन जी, एक तरफ तो बांग्लादेश ये कहता है, पिछले दिनों कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूनुस की तरफ से आए थे कि बिना भारत के तो हम चल ही नहीं सकते हैं, भारत हर तरीके से हम ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए, इस तरह की कुछ पॉजिटिव बातें की। लेकिन सिर्फ बातें आप पॉजिटिव करेंगे और उसके बाद आपकी हरकतें हैं जो दिख रही होंगी सामने, वो सब एंटी आएंगी, तो कैसे हम भरोसा करें। लाउडर देन वर्ड्स। तो अपने आप में मोहम्मद यूनुस यही अपेक्षा करी जा रही थी डे वन से, क्योंकि ये पपेट केयरटेकर हैं यहाँ पर। तो ये जो दुनिया को दिखाने की कोशिश करी है कि अब सत्ता की चाबी इनके हाथों में है, कमान इन्होंने संभाल रखी है, लेकिन ये महज मुझे लगता है लीपापोती है। और यहाँ पर ये इट्स अ कंप्लीट आई वॉश। और यहाँ पर देखिए जो ये सिविल अनार्की का दौर शुरू हुआ, और क्योंकि ये बांग्लादेश, इससे कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हुआ यहाँ पर, तो ये तो सिलसिला देखिए चलता आया है। लेकिन खास तौर पे क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब ये अल्पसंख्यकों के साथ जो उनको प्रताड़ना दी जा रही है, या होली के पवित्र त्योहार पे पाबंदी लगाई गई, फिर मंदिरों पे हमला जो करा जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ही मुद्दे को ज्वलंत बना देते हैं। और एक दौर बांग्लादेश ने देखा था 90 के दशक में, और ये 3 दशक तक चलता रहा, जब बैटल ऑफ बेगम्स हुई कि एक तरफ बेगम खालिदा जिया, बेगम शेख हसीना, दोनों के अपने अपने राजनीतिक दल, अपना रसूख। तो वहां पर ये अपेक्षा करी जा रही थी कि कम से कम महिलाओं को लेकर ये लोग संवेदना दिखाएंगे, और दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेख हसीना की बात करें, क्योंकि उनका जो स्टैंड रहा है महिलाओं के प्रति, तो वो संवेदना उसमें थी। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये आरक्षण विरोधी एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ यहाँ पर सिलसिला पिछले साल, और फिर ये इसने एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया, तो अपने आप में इसके पीछे कई वजहें हैं यहाँ पर। लेकिन इस समय क्योंकि जो हमारा जो नेबरहुड है वो पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुद के हित में है, हिंदुस्तान के हित में है। क्योंकि अगर हम बात करें, एक दौर था कि जब हम लुक ईस्ट की बात करते थे, तो आज के वर्तमान दौर में हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर जो एक माहौल है इस समय, ये भय का माहौल है, खौफ का माहौल है। और यहाँ पर ये खास तौर पे अमेरिका, क्योंकि वहां पर भी बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मर्तबा कार्यभार संभाला है, तो अब अपेक्षा करी जा रही है कि जो बाइडेन के मुकाबले उन्होंने, क्योंकि इसको बड़े गंभीरता से लिया है, और यहाँ पर कुछ पुख्ता कदम उठाए जाएंगे कि ताकि जो, क्योंकि ये जो एजेंडा था, देखिए दैट वाज वेरी सिंपल, एक रॉकेट साइंस नहीं है, एक एवरेज आईक्यू आदमी भी समझ सकता है कि उसके पीछे एजेंडा था कि आप जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टॉपल करना है। वो तख्ता पलट का था एजेंडा, और उसमें ये लोग कामयाब हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में। तो यहाँ पर इस समय बांग्लादेश में जो हाल है, हालात बने हुए इस समय, दैट इज अ लिविंग हेल, नर्क वाली स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और खास तौर पे मुझे लगता है कि आज सोच उस दिशा में जानी चाहिए। रोहित जी, मैं बड़ी अब एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं कि यहाँ पर जो कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे हिंदुस्तान में सीए कानून को लेकर, नागरिक संशोधन कानून को लेकर, तो मुझे लगता है कि वहां पर ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, निश्चित बात है कि वो आज सोच जाएगी उनकी कि ये क्या कारण रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रताड़ित करे जाते हैं अल्पसंख्यक, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब महफूज है। अगर हम इसकी तुलना बाकी मुल्कों से करें तो यहाँ पर देखिए इस समय सबसे पहले कि अगर ये हालात बन गए हैं कि आप जो बलात्कारी हैं या जिन्होंने महिलाओं के प्रति दुष्कर्म करे हैं, उनका आप महिमा मंडन करें, उनको आप जाके पुष्पों की वर्षा करें, तो अपने आप में ये बहुत
गंभीर और बहुत ही चिंता का विषय है इस समय जो बांग्लादेश में चल रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज शोएब भाई आपसे पूछना चाह रहा उठाएगा। हूँ। शोएब भाई, एक चीज मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, क्या अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव बांग्लादेश के दौरे पर हैं? कुछ ऐसी जानकारी है कि वो शायद वहां आए हुए हैं? रोहित, देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल गुतरेस, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक रोल था यूनुस को ये तख्ता पलट के पीछे। अभी तो ये बोल रहे तुर्क ने अजबीर किया कि इसने भी खेल खेला तख्ता पलट पे। मैं आपसे आपके जरिए एक बात कहना बहुत जरूरी है रोहित भाई। अभी आपने न्यूज में दिखाया कि इजराइल ने क्या कर रहा है हमास के साथ। बांग्लादेश में यूनुस के साथ ऐसा ही करना है। बांग्लादेश में अभी कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं लेने से कोई फायदा नहीं है। There must be military actions from India, and India must topple down Yunus for the sake of its own national security. इसके सिवा और कोई चारा ही है नहीं। Yunus must go. ठीक, मैं जनरल परिहार में आपके पास आ रहा हूँ। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो यूएन का भी जिक्र आ रहा था बीच में कि यूएन, लेकिन यूएन के महासचिव खुद वहां पर हैं। अब वो पर्यटन करने गए हैं या फिर उनको पता नहीं है कि इतनी सारी चीजें वहां पर हो रही हैं? आपको लगता है कि इस विषय पर कोई बात होगी? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो कॉकस बाजार के एरिया में कुछ गए थे, रोहिंग्याओं उस एरिया में रहते हैं, रोहिंग्याओं की कॉलोनीज क्या है, कैसे वो रह रहे हैं, उसको देख कर वापस। लेकिन इस पर तो कोई चर्चा की बात कहीं सामने ही नहीं आ रही। रोहित जी, आप अगर देखें मेरे पिछले जितनी भी डिबेट्स में यूनाइटेड नेशंस पे मैंने कहा है, और मैं आज फिर दोहराता हूं कि पिछले 75 साल में यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व में किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई काम नहीं करा। बिल्कुल। चाहे वो कश्मीर का इशू रहा हो, चाहे क्यूबा का इशू रहा हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे इसराइल हो, चाहे ताइवान का रहा हो, चाहे कोविड का रहा हो, वो टोटली इसमें जो है इनडिफरेंट ही रहे और जो बड़ी ताकतें हैं उनके हाथों में वो खेलते रहे। आग लगी है हमारे पड़ोस में और हम ये उम्मीद करें कि फायर ब्रिगेड जो है वो 10,000 किलोमीटर दूर से आके आग बुझाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत नादानी की बात है। हमारे नेबर में अगर अनरेस्ट हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ठीक करें। तो यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से आप कोई उम्मीद मत रखिए, कुछ अच्छा, नहीं करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके के एक्शन की आप बात कर रहे हैं? इनके ऊपर सैंक्शंस होनी चाहिए, ट्रेड की सैंक्शंस हो, इनकी इलेक्ट्रिसिटी, तभी ये घुटनों पे आएंगे। ये एक इंटरिम सरकार, ये एक अनडेमोक्रेटिक वे में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बनी हुई सरकार है, इसको मान्यता ही नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, तो हमें इस तरह के काम करके उसको ट्विस्ट करना इनको बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए, साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त चल रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं है, न वहाँ के लोगों के साथ, न वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ, न वहाँ की लड़कियों महिलाओं के साथ, और तो और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी डरी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की वो तैयारी करें और कुछ उल्टा ही देखने को मिले। क्योंकि खुद बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार और